जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में पटवारियों का प्रदर्शन, वेतन पदोन्नति को लेकर सरकार को चेतावनी। गतोरा शराब दुकान में हथियार बंद डकैती, गार्ड पर हमला, सीसीटीवी डीवीआर भी ले गए बदमाश। बारह साल पुरानी सड़क ने बढ़ाई मुश्किलें, क्षतिग्रस्त ज्वाइंट से हादसों का खतरा। और श्रावण में गूंजा हर हर महादेव, शिव में हुआ माहौल, शिव आराधना का विशेष संयोग। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर बिलासपुर जिला राजस्व पटवारी संघ ने अपनी दो प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पटवारियों ने वेतन विसंगति दूर करने और समयबद्ध पदोन्नति की मांग उठाते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। संघ का कहना है कि वर्ष 2016 में पटवारियों का ग्रेड पे 2200 से बढ़ाकर 2400 किया गया था, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में वरिष्ठ पटवारी 2200 के ग्रेड पे ही कार्यरत हैं, जिससे लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पदोन्नति नहीं मिलने के कारण कई पटवारी भर्ती से लेकर सेवानिवृत्ति तक एक ही पद पर कार्य करने को मजबूर हैं। संघ ने कहा कि अन्य विभागों में कर्मचारियों को निर्धारित समय पर पदोन्नति मिल जाती है, लेकिन पटवारियों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी दोनों प्रमुख मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रांत के निर्देशानुसार आगामी दिनों में चरणबद्ध आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मांग है हमारा और पदोन्नति का मांग है, बस। थैंक यू। दो ही मांग है, हो गया ना। अगर मांगे पूरी नहीं होती क्या करें? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी प्रांत के निर्देश पे आगे की रणनीति बनाकर। प्रमुख है, पहला है वेतन विसंगति। आज से 2016 के पहले पटवारी का जो वेतन स्केल था वो 2200 रुपये था, उसे 2400 किया गया। परंतु बड़ी विडंबना है और दुखद है कि आज भी उसके पहले के जो सीनियर पटवारी थे वो 2200 के स्केल पर ही चलते चले आ रहे हैं। 10 साल के पश्चात ही उनको 2400 का वेतन ग्रेड पे दिया जा रहा है, जो बहुत बड़ा अन्याय है हमारे पटवारी साथियों के साथ। दूसरा पदोन्नति है। हर विभाग में आप अपेक्षा रख सकते हैं कि 3 साल, 5 साल या अधिकतम 8 साल के पश्चात एक पदोन्नति प्राप्त करते हैं और ऊँचे पद को जाते हैं। परंतु बहुत ही बड़ी विडंबना और दुखद है अभी भी हम साथियों के लिए, पटवारियों के लिए, कि आज भी 30 साल पहले जो पटवारी इस पद पर रहे हैं वो आज भी पटवारी के पद पर ही कार्य कर रहे हैं। क्या उसका परिवार नहीं है? क्या उसको उन्नति नहीं चाहिए? क्या पदोन्नति नहीं चाहिए? क्या शासन की नियम कैसी है? तो हम निवेदन करना चाहेंगे शासन से कि हमें भी पदोन्नति प्रदान किया जाए। 5 साल, 8 साल, जो भी एक समय सीमा निर्धारित की जाए, उसके पश्चात हमें भी आरआई बनाया जाए, नायब तहसीलदार बनाया जाए। यही हमारी दो ही मांगे प्रमुख रूप से है। एक तो पदोन्नति है। हमारे साथी पटवारी में भर्ती होकर पटवारी पद पर ही रिटायर हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे एक पटवारी साहब रिटायर हुए, अभी इस महीना फिर एक पटवारी साहब रिटायर होंगे। मैं खुद आज 29 साल से पटवारी हूँ और पटवारी पद पर ही बना हूँ। तो हमारी मांग है कि भाई हमको भी पदोन्नति दिया जाए। जैसे कि आज चपरासी में जो भर्ती होता है वो 4 साल 5 साल बाद क्लर्क बन जाता है, उसके बाद क्लर्क बनते बनते 2
3, 2, 1 पे पहुंच जाते हैं वर्ग में, और हम पटवारी के रहते पटवारी में रिटायर हो रहे हैं। तो बस यही हमारी मांग है कि पटवारी में पदोन्नति दिया जाए और वेतन विसंगति दूर किया जाए। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक छात्रा को जान से मारने और उसके परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर आरोपियों ने करीब 1.5 साल तक उससे नकद और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए 14,50,000 रुपए वसूल लिए। इतना ही नहीं, घर के लॉकर में रखे करीब 450 ग्राम सोने के जेवर भी अपने कब्जे में ले लिए। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। पुलिस के अनुसार राजीव विहार निवासी प्रार्थी ने बताया कि बीमारी के कारण उन्होंने अपने बैंक खातों, एटीएम और लॉकर की जिम्मेदारी अपनी पोती को सौंप रखी थी। इस दौरान आयुष यादव ने अपने साथियों आदर्श शर्मा, प्रिंस साहू, आदित्य पांडे, प्रियम शर्मा और शौर्य करोलिया के साथ मिलकर छात्रा से संपर्क बढ़ाया। आरोप है कि युवती को लगातार धमकाया गया कि यदि उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी जाएगी या सड़क हादसा करवा दिया जाएगा। डर के कारण छात्रा ने परिवार को बिना बताए अलग अलग किश्तों में बैंक खातों से एटीएम और ऑनलाइन माध्यम से करीब 14,50,000 रुपए आरोपियों तक पहुंचा दिए। बाद में उसे आर रिजॉर्ट के पास बुलाकर घर के लॉकर से करीब 450 ग्राम सोने के जेवर भी मंगवा लिए गए। ये सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें नाबालिग बालिका से 4 आरोपी अभी जो गिरफ्तार हैं। इन्होंने उसे डरा धमका कर लगभग 14 लाख रुपए कैश और लगभग 450 ग्राम सोना उसके पास से डरा धमका कर वसूल लिया है और उसे बेच दिया है। मामले में थाना सरकंडा में भयादोहन और एक्सटॉर्शन का FIR पंजीबद्ध किया गया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य 2 आरोपी जो है फरार हैं, जिनकी पता तलाश की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार करके इसमें जो सोना एवं अन्य राशि है उसकी जब्ती की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकंडा पुलिस ने विशेष टीम गठित कर दबिश दी और आयुष यादव, आदर्श शर्मा, प्रिंस साहू तथा आदित्य पांडे को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों की निशानदेही पर 40,000 रुपए नकद, सोने जैसी पीली धातु की 2 अंगूठियां, एक चेन, मोबाइल फोन और ठगी की रकम से खरीदी गई एक एक्टिवा जब्त की है। पुलिस अब 2 फरार आरोपी प्रियम शर्मा और शौर्य करोलिया की तलाश कर रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपियों ने वसूली की गई रकम से महंगी पार्टियां की और नेपाल की यात्रा भी की। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि शेष रकम और जेवर कहां खर्च किए गए या किसके पास है। ग्रैंड न्यूज आप सभी से अपील करता है कि बच्चों को बैंक खाते, एटीएम, लॉकर और डिजिटल भुगतान की पूरी जिम्मेदारी सौंपने से पहले सतर्क रहें तथा किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग या धमकी की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में भीख मांगने की आड़ में सक्रिय एक कथित उठाईगिरी गिरोह का मामला सामने आया है। कुछ दिनों पूर्व हुई एक चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें एक दंपत्ति और उनके साथ एक नाबालिग बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में नजर आ रहा है। पीड़ित का आरोप है कि भीख मांगने के बहाने घर के आसपास पहुंचे आरोपियों ने मौका पाकर घर में प्रवेश किया और मोबाइल व पर्स लेकर फरार हो गए। हालांकि सिविल लाइन थाना प्रभारी का कहना है कि इस संबंध में अब तक कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ऐसे संदिग्ध गिरोहों पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जल्द ही मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कह रही है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में एक महिला, एक पुरुष और उनके साथ एक नाबालिग बच्चा क्षेत्र में घूमते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित के अनुसार ये लोग भीख मांगने के बहाने घरों के आसपास पहुंचते हैं और लोगों का ध्यान भटकाकर वारदात को अंजाम देते हैं। आरोप है कि इसी दौरान घर में रखा मोबाइल फोन और पर्स चोरी कर लिया गया। घटना के बाद जब परिवार ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो संदिग्ध गतिविधियां सामने आई। अब ये फुटेज सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि पुलिस द्वारा अभी नहीं की गई है। वीडियो के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि इस घुमंतुक टाइप के लोग हैं, कहीं कहीं पे घुस के मोबाइल निकाल लिए हैं और इस पर कोई सूचना तो नहीं आई है, लेकिन तस्दीक कर रहे हैं। और जैसे ही कोई तथ्य मिलता है, उसका IMEI नंबर मिलेगा तो उसको ट्रैक में डाल के इन लोगों के बारे में पतासाजी की जाएगी। CCTV को अलग से हम लोग देख रहे हैं, इसके बारे में पतासाजी कर रहे हैं।
आपको बता दें कि शहर के कई इलाकों में बाहरी लोगों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ी है। पुलिस का कहना है कि यदि इस तरह की किसी भी घटना की शिकायत मिलती है तो तथ्यों के आधार पर जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर असमय रहते रोक लगाई जा सके। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल नजदीकी थाने को दे। ग्रैंड न्यूज आप सभी जिले वासियों से गुजारिश करता है कि अपने घर की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहे। अपने आसपास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल अपने क्षेत्र की पुलिस को दे। सावधान रहे, सचेत रहे। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। आरपीएफ बिलासपुर मंडल यात्रियों की सुरक्षा, सहायता और रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सेवा ही संकल्प के मूल मंत्र के साथ आरपीएफ के जवान स्टेशन परिसरों और ट्रेनों में 24 घंटे तैनात रहकर नियमित गश्त, एस्कॉर्ट ड्यूटी और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी कर रहे हैं। वर्ष 2026 में जुलाई माह तक आरपीएफ ने विभिन्न अभियानों के तहत उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने के दौरान हादसे का शिकार होने वाले 12 यात्रियों की समय रहते जान बचाई गई, जबकि ऑपरेशन डिग्निटी के माध्यम से यात्रा के दौरान अस्वस्थ हुए 7 यात्रियों को तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई। ऑपरेशन अमानत के तहत 334 यात्रियों के 54 लाख रुपए से अधिक मूल्य के छूटे हुए सामान को सुरक्षित बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाया गया। वहीं ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के अंतर्गत स्टेशन परिसर में 114 नाबालिगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें संबंधित बाल कल्याण संस्थाओं में सुपुर्द किया गया। ट्रेनों में चोरी और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत 80 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। इसके अलावा रेल मदद के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर भी आरपीएफ द्वारा त्वरित कार्रवाई कर यात्रियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुरक्षित, सहज और भरोसेमंद बन सके। भारतीय रेलवे द्वारा रेल यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कवच प्रणाली का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। सीपीआरओ रेलवे ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रणाली के इस्तेमाल से रेल संरक्षण में काफी मदद मिल रही है और आगे चलकर इससे काफी मदद मिलेगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। कवच प्रणाली का इस्तेमाल करके लोको पायलटों को इंजन से ही आगे आने वाले सिग्नल का पता चल जाता है। यदि जरूरत रहेगी तो ट्रेन अपने आप ब्रेक लगा देगी। उदाहरण के तौर पर अगर लाल सिग्नल आता है और लोको पायलट लाल सिग्नल देखने को मिस कर देता है तो ट्रेन अपने आप ही लाल सिग्नल को भांप लेगी और उसके पहले आकर रुक जाएगी। इसके अलावा अगर कभी एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें आमने सामने आ जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली दोनों ट्रेनों में ब्रेक लग जाएगा। कवच प्रणाली का एक और फायदा यह है कि कभी सेक्शन में कोई ट्रेन रुकती है तो SOS मैसेज सारी ट्रेन में आसपास के चले जाएंगे और आसपास की सारी ट्रेनें भी अपने आप रुक जाएंगी। यह ड्राइवर्स के लिए एक बहुत अच्छा टूल है जिससे ट्रेन की सुरक्षा को बहुत ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कवच प्रणाली पर लगातार कार्य किया जा रहा है और 2430 रूट किलोमीटर में कवच प्रणाली का काम चल रहा है। स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिससे रेल संरक्षा में काफ़ी मदद मिल रही है और आगे चल के काफ़ी मदद मिलेगी। कवच प्रणाली का इस्तेमाल करके जो लोको पायलट हैं जिसको हम ट्रेन ड्राइवर बोलते हैं उनको इंजन से ही आगे आने वाले सिग्नल का पता चल जाएगा और अगर ज़रूरत रहेगी तो ट्रेन अपने आप ब्रेक लगा देगी। हम एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं, अगर लाल सिग्नल आता है तो अभी क्या करना, अभी लोको पायलट को देखना पड़ता है और लाल सिग्नल की पहले रुकना पड़ता है। कवच के आने के बाद अगर लोको पायलट लाल सिग्नल देखना मिस कर जाता है तो ट्रेन अपने आप ही लाल सिग्नल को भांपेगी और उसके पहले आके रुक जाएगी। दूसरा एक और इसमें जो मदद मिलेगी, कभी अगर एक ट्रैक पे 2 ट्रेनें आ जाती हैं, जो जैसा कभी होता नहीं है, पर अगर आ जाती हैं आमने सामने आ जाती हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली दोनों ट्रेनों में ब्रेक लग जाएगा कवच प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए। कवच प्रणाली का एक और फायदा है कि अगर कभी सेक्शन में कोई ट्रेन रुकती है तो
SOS मैसेज सारी ट्रेनों में आसपास की चले जाएगा और आसपास की सारी ट्रेनें भी अपने आप रुक जाएंगी। एक तरह से ये ड्राइवर को के लिए एक बहुत ही अच्छा एक टूल दिया है, जिसकी वजह से ट्रेन की समीक्षा को बहुत ऊंचाई तक ले जाया जा रहा है। कवच प्रणाली SECR में लगातार कार्य किया जा रहा है। हमारे पूरा जो सेक्शन है SECR का पूरे रूट किलोमीटर में 2430 रूट किलोमीटर है, उसमें कवच प्रणाली का काम किया जा रहा है। तीनों डिवीजन में काम बहुत तेजी से चल रहा है। 238 लोकों में कवच प्रणाली लग चुकी है। बाकी कवच प्रणाली में जो 3 चीजें लगाई जाती हैं, कवच के टावर लगाए जाते हैं, RFID टैग्स लगाए जाते हैं और OFC केबल बिछाई जाती है। उन तीनों चीजों में काम काफी जोरों से चल रहा है। बिलासपुर चापा सेक्शन का जो है ट्रायल हो चुका है, SIL 0 ट्रायल हुआ है और नागपुर डिवीजन में भी कलमना से सलवा जो सेक्शन है उसका SIL 4 का ट्रायल हो चुका है। ये ट्रायल्स आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से काम चल रहा है, तो जल्दी ही हमको इसका दिखेगा। उन्होंने कहा कि तीनों डिवीजन में काम बहुत तेजी से चल रहा है और 238 लोकों में कवच प्रणाली लग चुकी है। कवच के टावर, RFID टैग और OFC केबल बिछाई जाती है। इन तीनों चीजों में काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। बिलासपुर चापा सेक्शन का ट्रायल हो चुका है और नागपुर डिवीजन के कलमना से सलवा सेक्शन का भी SIL 4 का ट्रायल हो चुका है। यह ट्रायल आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से काम चल रहा है, जिससे जल्द ही इसका परिणाम दिखेगा। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सलधा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गतोरा स्थित शासकीय कंपोजिट शराब दुकान में बीती रात 5 से 6 हथियारबंद और नकाबपोश बदमाशों ने एक दुस्साहसिक डकैती को अंजाम दिया। बदमाशों ने पूरी योजना के साथ दुकान पर धावा बोला और वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाते हुए उस पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने दुकान के कैश लॉकर को तोड़ने का असफल प्रयास किया, लेकिन वे काउंटर में रखी 25,000 रुपए से अधिक कीमत
की शराब और गल्ले में रखे पैसे लूटकर फरार हो गए। जाते जाते शातिर बदमाश अपने साथ दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर स्कैनर और वहां मौजूद कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी उठा ले गए ताकि उनकी पहचान ना हो सके। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और वरिष्ठ अधिकारियों समेत डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने के साथ ही आरोपियों की तलाश में सघन नाकेबंदी कर दी है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर के उपयोग और बिक्री पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। बिलासपुर में होटल, रेस्टोरेंट और डेयरी संचालकों की बैठक लेकर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि एनालॉग पनीर का उपयोग या विक्रय नहीं करें। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार एनालॉग पनीर में दूध की जगह पाम ऑयल और अन्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। पनीर रोजमर्रा में खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। ऐसे में सस्ते विकल्प के रूप में एनालॉग पनीर का इस्तेमाल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है। विभाग का कहना है कि एनालॉग पनीर के लिए FSSAI द्वारा अलग से मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं, इसलिए इसकी बिक्री और उपयोग को लेकर सख्ती बरती जा रही है। ये जो एनालॉग पनीर के खिलाफ जो स्वास्थ्य को देखते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में इनको बैन किया गया है आयुक्त खाद्य सुरक्षा के द्वारा। तो इसमें क्या है कि जो पाम ऑयल वगैरह से बेसिकली स्किम मिल्क, पाम ऑयल वगैरह करके मिला के खाते थे और पनीर जनरली डेली खाने वाली चीज़ें हैं, तो पाम ऑयल ज़्यादा खाएंगे, इसलिए इस चीज़ को स्वास्थ्य कर देखते हुए उसको पूरी तरीके से बैन किया गया है। जी, एनालॉग जो है उसके अलग से स्टैंडर्ड बने हुए नहीं हैं FSSAI द्वारा। तो इसमें जो पाम ऑयल और इसके यूज़ करते थे तो स्वास्थ्य को देखते हुए प्लस जो लोग मतलब कस्टमर के साथ एक प्रकार से कहा जाए कि धोखा है, क्योंकि पनीर है जनरली जो एक महंगा प्रोडक्ट है उसके बजाय अगर कम सस्ते प्रोडक्ट खा रहे हैं तो उनके साथ धोखा है और मेन तो इनका रीज़न है स्वास्थ्यगत कारण। एनालॉग पनीर की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार होटलों, रेस्टोरेंट और डेयरियों से सैंपल एकत्र कर जांच कर रहा है। यदि किसी सैंपल में एनालॉग पनीर का उपयोग किया जाता है तो संबंधित संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विभाग का दावा है कि बिलासपुर में अभियान शुरू होने के बाद अब तक जांचे गए किसी भी सैंपल में एनालॉग पनीर का इस्तेमाल नहीं मिला है। जितने भी हमने होटल कल रेस्टोरेंट वाले को मीटिंग भी लिया था इसी चीज़ को लेके कि आप किसी भी प्रकार का जो एनालॉग है उसका इस्तेमाल ना करें अपने किचन में। अगर किसी के यहाँ भी बनते हुए या बेचते हुए पाया जाएगा तो जो नियमानुसार कार्रवाई है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें स्ट्रिक्ट हम लोग अलग अलग जगह से मुखबिरी भी करा रहे हैं कि कहीं पर अगर कोई एनालॉग पनीर मिल रहा है या कहीं पर है करके तो उसके लिए, और इसको अलग अलग जगह से हम सैंपल लेके कलेक्ट करके भेज रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी तौर पर तुरंत देखने से बहुत अच्छे से पता नहीं चलता है। तो उसमें जाके सैंपल ले रहे हैं होटल से या मैन्युफैक्चरिंग से या डेयरी यूनिट से, और जो भी टेस्ट रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। एनालॉग पनीर के उपयोग और बिक्री पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि विभाग की यह सख्ती बाजार में मिलावटी और भ्रामक खाद्य पदार्थों पर कितनी प्रभावी रोक लगा पाती है। जन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ रश्मि दुबे की रिपोर्ट। शहर के तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत विवेकानंद नगर के पटेल पारा वार्ड क्रमांक 41 में एक महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान 45 वर्षीय रेखा यादव के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार मृतका रेखा यादव ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों को इस घटना की जानकारी लगभग शाम 6 बजे के आसपास हुई, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही तोरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मौत के असल कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज पटेल ने ये बताया कि शुरुआती जांच में मामला फांसी लगाकर आत्महत्या करने का ही प्रतीत हो रहा है। उन्होंने हाल के दिनों में बच्चों और युवाओं में बढ़ रहे तनाव को लेकर चिंता जताई और समाज से अपील की है कि किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या या तनाव की स्थिति में आत्मघाती कदम उठाने से बचें। एएसपी पंकज पटेल ने आगे कहा कि आज के समय में लोग तनावपूर्ण माहौल को संभालने में असमर्थ महसूस करते हैं और कई बार अत्यधिक मानसिक दबाव महसूस करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी दुखद घटनाएं सामने आ रही है। बस्ती में
अपने ही घर में एक महिला जो है फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। प्रथम दृष्टया इसमें फांसी लगाकर ही आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है, फिर भी थाने में इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। आगे मृत्यु के कारणों की जांच जो है विस्तृत रूप से की जाएगी। बिल्कुल आजकल जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्ट्रेसफुल माहौल है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति जो है ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर फील कर लेता है, तो उसकी वजह से ये इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस तरह की घटना मतलब बिल्कुल आत्महत्या जैसे कदम ना उठाएं, और अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो एक मनोचिकित्सक से काउंसलिंग लिया जा सकता है। अपने परिवारजनों से, अपने दोस्तों से बातचीत करके किसी भी कठिनाई से बाहर आ सकते हैं, और उसके लिए आत्महत्या जैसे इतने घातक कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। एएसपी पंकज पटेल ने जनता से अपील की है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी या मानसिक तनाव है तो वे तुरंत किसी मनोचिकित्सक से काउंसलिंग ले, अपने परिवारजनों और दोस्तों से खुलकर बातचीत करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीवन में किसी भी समस्या से बाहर आने के रास्ते मौजूद है, इसलिए आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के तोरवा स्थित पिंडलवार हॉस्पिटल से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलने वाला एक बेहद चौंकाने वाला गंभीर मामला सामने आया है। अस्पताल के डॉक्टरों और प्रबंधन की भारी गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट के अंदर ही सिलाई का धागा छूट गया था, जिससे पीड़ित मरीज की जिंदगी खतरे में पड़ गई। इस गंभीर चिकित्सकीय चूक को लेकर एनएसयूआई नेताओं द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शुभा गरेवाल ने त्वरित और सख्त रुख अपनाते हुए पेंडलवार नर्सिंग होम प्रबंधन को तुरंत नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। स्वास्थ्य विभाग ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन या संबंधित सर्जन की लापरवाही प्रमाणित पाई जाती है तो नर्सिंग होम एक्ट के तहत उनके विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। विभाग की इस कार्यवाही से निजी अस्पतालों में हड़कंप मच गया है। जो भी गलतफहमियां चल रही हैं वो मरीज ने क्या चीजें समझी हैं मैं नहीं बता सकती हूँ। जो धागे का हल्ला चल रहा है तो वो सर्जिकल सूचर्स हैं जिससे हम हर ऑपरेशन की सिलाई करते हैं, और अपोलो में मरीज की किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं की गई है। हिस्ट्रोस्कोपी एक दूरबीन द्वारा जांच होती है जिसमें पेट खोल के ऑपरेशन नहीं किया जाता है, उस चीज़ की जांच की गई है। उस चीज़ के धागे उनको हिस्ट्रोस्कोपी में दिखे हैं, जो ऑपरेशन के बाद 1.5 महीने बाद दिखना एक सामान्य चिकित्सक तथ्य है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं है। महिला को तकलीफ हुई उसके बाद जब अपोलो गई उसके बाद वहाँ पर मैम प्लीज मैम अपोलो प्रबंधन यहाँ पर आया हुआ है, आप यहाँ पर ऐसे बच क्यों रही है? मैं बिल्कुल बच नहीं रही हूँ, गलत नहीं हूँ तो मैं नहीं बच रही हूँ। आरोप लगा रहे हैं, परिजन आरोप लगा रहे हैं। अरे सर्जरी नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की सर्जरी अपोलो में नहीं हुई है। मरीज को यूरिन नहीं, देखिए हर चीजें ऑपरेशन से कनेक्टेड होती हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर मरीज को सुनिए मेरी बात, मुझे सुनिए, आप सुनिए एक बात है ना। मरीज को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हुआ है, वो बिना ऑपरेशन के भी किसी भी महिला में हो सकता है, वो किसी भी पुरुष को भी हो सकता है, जिसके कारण मैंने पूरा बताया है। पूरी एक चीज़ें क्लियर की गई हैं, धागे की चीज़ें भी क्लियर की गई हैं कि ये सर्जिकल सूचर्स हैं, ये सर्जिकल सूचर उस जगह रहेंगे, किसी भी धागे को पेट खोल के नहीं निकाला गया है। और निवेदन है बिना काटे पीटे जब अपोलो का भी बयान होगा तो आप उसको भी सही तरीके से पेश करिए। मरीज को तकलीफ आई, आपके पास आई कहीं ना कहीं, और अगर उसकी जान चल रही तो जिम्मेदार कौन होता? हम इलाज कर रहे थे, आगे अगर अपोलो जाना छोड़ के अगर वो हमारे पास आती तब भी हम उसका इलाज करते। हमने इलाज से कहीं भी रिफ्यूज नहीं किया है। अपोलो में वो खर्च के लिए वो मांग कर रहे हैं, उसको कौन करेगा उसको पेमेंट, ऐसा कुछ बात? अब देखिए अगर तकलीफ है किसी चीज को तो उसका पेमेंट कौन करेगा, आप खुद बताइए। क्या 1.5 महीने पहले अगर मैंने सर्जरी की है और उस सर्जरी से अगर इस तकलीफ की कोई कनेक्शन नहीं है और वो जाके अगर धागा नहीं निकला, मतलब 90 दिन लगते हैं भैया, 90 दिन, 1.5 महीना नहीं, 45 दिन नहीं, 90 दिन। आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आप इस विषय में थोड़ी पढ़ाई करके आइए। आप गए थे क्या अपोलो प्रबंधन?
आप गलत हैं अपोलो प्रबंधन? कोई गलत नहीं है, सिर्फ मरीज की तबीयत है। फिर अपोलो क्या चीज का इलाज किया? अपोलो यूरिन इन्फेक्शन का इलाज किया, उनको क्यों लगा किया? अरे यूरिन इन्फेक्शन था तो उस चीज का इलाज किया। अरे यूरिन इन्फेक्शन भैया, यूरिन इन्फेक्शन और धागे जांच तो ही होगी मैडम, पढ़े लिखे होने की बात करें आप, तो वहाँ के डॉक्टर पढ़े लिखे नहीं है क्या? भैया क्या आप ब्लेम करने, ना देखिए आप ब्लेम करने के लिए खड़े आप भी कैसे ब्लेम करती है हमारे साथी को कि आप पढ़ के लिख के आइए? हाँ आप अपना पीछे, आप तो खुद भाग रही है मीडिया से मैडम। मैं भाग बिल्कुल नहीं रही है, रिकॉर्डेड है। देखिए अगर आप रिकॉर्डेड चीजें जो आप दिखाना चाहते हैं एडिट करके दिखाएंगे तो हाँ तो ये मैं सही बात जाते हाँ ये मैं बिल्कुल सुनिए, मैं आपको सही तो आपके चेहरे में डर क्यों दिख रहा है? नहीं है डर, सब बता दें। बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल अच्छे से बोल रही हूँ, बिल्कुल डर नहीं है। एक बात अगर बिल्कुल सवाल बस ये है, अपोलो उसका इलाज क्यों किया? यूरिन इन्फेक्शन के लिए अपोलो में उसका इलाज हुआ है और खून की कमी के कारण हुआ है, जो ऑपरेशन के 1.5 महीने बाद भी किसी को हो सकती है। अगर किसी का ऑपरेशन नहीं हुआ है तो भी ये तकलीफ किसी को हो सकती है। ऑपरेशन से नहीं, वो अपनी जांच कर रहे हैं, उन्होंने मेरा बयान मांगा, मैंने अपना बयान दिया, मेरा काम हो गया। क्योंकि मरीज को आधी रात को छाती में दर्द की तकलीफ हुई थी, है ना, तो हमने सोचा कि एक कार्डियोलॉजिस्ट से या एक हायर सेंटर में उसका इलाज होना चाहिए अगर मरीज छाती में दर्द की कंप्लेंट कर रही है तो। जो डिलीवरी के बाद कभी कभी कार्डियोमायोपैथी ऐसी कुछ बीमारियां होती है जो हम रूल आउट करते हैं, उन सब की जांच के लिए भेजा था। हॉस्पिटल सेट है क्या और दूसरी बीमारियों की तो आप क्या वहाँ भेज देते हैं? हाँ देखिए मेरे को भी दूसरे अस्पताल में गायनी इलाज के लिए बुलाया जाता है। अगर हमको हार्ट या लंग्स की कोई तकलीफ लगती तो हम उसके एक्सपर्ट से पूछते हैं। कोई बुलाएगा? मैडम ये मेरा सवाल एक और है, मैडम सुनिए, फोन पे के माध्यम से आप पैसा ले रही है, पेट्रोल टंकी के अकाउंट में पैसा जा रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सारी अफवाहें जो उगली हुई है। इस बीच मेंडलवार अस्पताल की डॉक्टर ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा और मरीज के इलाज को लेकर चल रहे सभी गलतफहमियों तथा आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीज के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई और अपोलो या अन्य किसी भी अस्पताल में मरीज की कोई ऐसी सर्जरी नहीं की गई जिसमें पेट खोला गया हो। डॉक्टर का दावा है कि हिस्ट्रोस्कोपी जांच के दौरान जो सर्जिकल टाके नजर आए हैं वे हर ऑपरेशन की सिलाई में सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाले धागे हैं और मरीज को मुख्य रूप से यूरिन इन्फेक्शन तथा खून की कमी की शिकायत थी, जिसका नियमानुसार उपचार किया गया। मैडम भले पेंडल और हॉस्पिटल को लेकर कुछ आरोप सामने आए, क्या कुछ जांच में चल रहे हैं उसका जांच, उसमें क्या कुछ बातें सामने? नहीं, अभी एक बयान पेंडलवार का हुआ था और आज मैंने पूरी जांच टीम जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट है और करके एक जांच टीम एक गठित की है, जिसके तहत अभी अपोलो से भी बयान लिया जा रहा है और जो अपने पेशेंट हैं उनका जो शिकायत आया था उनका भी बयान लिया जा रहा है। तो अभी कुछ निष्कर्ष सामने नहीं आया है, जैसे ही जांच कंप्लीट होती है और इसमें अभी बीच में एक आध अस्पताल और बीच में आया है तो उनको भी बुलाया जाएगा, तो पूरी जांच होने के बाद ही मैं कुछ इसमें बता पाऊंगी। हाँ, जांच कब तक चलती है? जांच तो इतने सारे रोज आते हैं जांच, भाई हर अस्पताल के जांच आते हैं तो एक एक दो को रोज ऐसे लिया जाता है। अब कोई एक लाख को मालूम है उसकी जांच पूरी हो चुकी है, उसमें कार्रवाई श्री राम केयर हो गया, बहुत सारे अस्पतालों को नहीं, श्री राम केयर का था, नोबेल अस्पताल का भी जांच आज बीच में बुलाए थे और श्री राम केयर वाला भी अस्पताल का जांच था, वो जांच चल रहा था। फिर तो रामा केयरवेल का भी जांच के लिए इन लोग गए थे, तो जांच भी होती जाती है तो वैसे बताते भी जाते हैं। नहीं तो भाई जांच में भाई जो व्यक्ति है यदि केस वापस ले लेता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें केस ऐसा आया कि इसमें केस वापस ले लिया? हाँ, श्री राम केयर का तो केस आया, कलेक्टर सर जांच कर रहे थे उसमें। कलेक्टर सर के थ्रू टीम बनी हुई थी, जो मेरे पास टीम नहीं थी। मेरे जो श्री राम केयर का था वो मेरे यहाँ से जांच नहीं हो रहा था, उच्च स्तर से जांच हो रहा था जिसमें सिम्स की टीम गठित की गई थी। और कई बार जो हमारे पास उपलब्ध विशेषज्ञ नहीं होते हैं तो उसके अनुसार हम सिम्स से भी विशेषज्ञ लेके जांच कराते हैं। जो बड़ी जांच होती है उसमें स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है तो हम सिम्स से स्पेशलिस्ट लेते हैं, उसके बाद जांच कराते हैं। तो वो इस तरह से जांच हो रही थी, फिर बीच में उन्होंने दिया जैसे भी
तो हमने अभी फिर भी वो जांच वहाँ से हो रही थी। मैडम, पेंडल और हॉस्पिटल पर बारकोड लोग को लेकर भी एक मामला सामने आ रहा है। ये जांच ये जो है ये अभी आपने मुझे बताया है, मुझे ये ऐसा कोई संज्ञान में था नहीं, अब आपने बताया है तो इसको हम देखेंगे और आगे की कार्रवाई। दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने के लिए सीएमएचओ डॉक्टर सुभा गरेवाल द्वारा 3 गायनेकोलॉजिस्ट की एक उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन कर दिया गया है। यह टीम अपोलो अस्पताल, शिकायतकर्ता मरीजों और बीच में सामने आए अन्य अस्पताल के दस्तावेजों व बयान की बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि श्री राम केयर, नोबेल तथा रामा केयर अस्पताल से जुड़े पहलुओं को भी प्रक्रिया में शामिल किया गया है और सभी पक्षों के बयान दर्ज होने तथा जांच रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही इस बहुचर्चित मामले में कोई अंतिम आधिकारिक निर्णय लिया जाएगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य, परम धर्माधीश, उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरगिट्टी क्षेत्र की तारबहार फाटक से नागपुरा मार्ग को जोड़ने वाली करीब 3 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क इन दिनों लोगों के लिए परेशानी और हादसों का कारण बन गई है। करीब 12 साल पहले बनी सीमेंट कंक्रीट सड़क के बीच बने जॉइंट कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे छोटे लेकिन खतरनाक गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों में दोपहिया वाहनों के टायर फंसने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई लोग घायल भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद अब तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया है। सरगिट्टी नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सतनाम सिंह खनूजा ने सड़क की बदहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए लोक निर्माण विभाग के तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द क्षतिग्रस्त जॉइंट की मरम्मत नहीं कराई गई तो भविष्य में बड़े हादसे हो सकते हैं। वहीं स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर सड़क को सुरक्षित बनाने की मांग की है। ये मुख्य मार्ग है, फाटक से नगपुरा मार्ग इसको बोलते हैं। ये लगभग 8-10 वर्ष पूर्व ये सड़क बनाई गई थी। अब देखिएगा, ये 2 वे सड़क बोल सकते हैं इसको, कि दोनों साइड से लोग आते जाते हैं और ये मुख्य सड़क है। लेकिन अब मुख्य सड़क के बीच में देखिएगा दोनों जॉइंट्स फट गए हैं और इस जॉइंट फटने से दिक्कत ये हो रही कि जो लड़कियां, बच्चे, ये दूर से दिखता नहीं है,
लेकिन ये यहाँ पर ये जॉइंट्स पर लोगों की गाड़ियाँ फंस जाती हैं, जिसके कारण आए दिन बच्चे महिलाएं गिरती हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई, एक बच्ची गिर गई और पीछे थोड़ी दूर ट्रक थी। अगर वो ट्रक पास होती तो शायद बड़ी दुर्घटना होती। तो मैं लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से और जोन के और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा कि इस समस्या जो बनी हुई है उसका निदान करें, मौके पर आके देखें कि ये समस्या, और ये लगभग 3 किलोमीटर ये पूरी इसी तरीके की जॉइंट फटी हुई है। तो ये अधिकारी इस पर ध्यान दें और काम करें। सावन माह में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगमता को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सामान्य ट्रेनों में उमड़ने वाली भारी भीड़ और यात्रियों की परेशानियों को कम करने के उद्देश्य से एक विशेष ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है, जिससे श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के अपनी आस्था की यात्रा पूरी कर सकें। नागपुर डिवीजन एससीआर के अंतर्गत चलाई जा रही ये स्पेशल ट्रेन सप्ताह में एक दिन प्रत्येक शनिवार को अपने उद्यम स्टेशन इतवारी से रवाना होगी। ये विशेष गाड़ी रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर से होते हुए बाबा धाम के निकट स्थित मदनपुर स्टेशन तक जाएगी। तयशुदा समय सारणी के अनुसार ये ट्रेन शनिवार को चलकर रविवार को अपने गंतव्य पर पहुंचेगी और वहां कुछ देर विश्राम करने के उपरांत रविवार को ही वापसी के लिए रवाना होगी तथा सोमवार को अपने शुरुआती स्टेशन पर वापस लौटेगी। सावन के महीने में जो श्रद्धालुओं के लिए तो नॉर्मल ट्रेनें रन कर रही हैं, उनका ऑगमेंटेशन भी किया गया है। इसके अलावा एक स्पेशल ट्रेन विशेषतः सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए ही चलाई जा रही है। इसका जो उद्गम स्टेशन है वो इतवारी स्टेशन है, नागपुर डिवीजन एससीआर का। वहाँ से रायपुर, दुर्ग होते हुए बिलासपुर से होते हुए जो नियरेस्ट स्टेशन है बाबा धाम के पास मधुपुर स्टेशन, तो वहाँ तक ये स्टेशन वो जाएगी और सप्ताह में एक दिन है, ये शनिवार के दिन चलेगी, रविवार को वहाँ पहुँचेगी, फिर रविवार को कुछ देर बाद वहाँ से स्टार्ट होगी और सोमवार को आएगी। तो सभी से निवेदन है कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उसमें हो सकता है कि भीड़ का सामना करना पड़े, तो उस भीड़ से बचने के लिए इस स्पेशल ट्रेन का भरपूर लाभ उठाएं। रेलवे के सीनियर डीसीएम अनुराग सिंह ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि सामान्य ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ भाड़ और रस से यात्रियों को बचाने के लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं और यात्रियों से अपील की है कि वे भीड़ भाड़ से बचने के लिए इस विशेष ट्रेन सेवा का भरपूर लाभ उठाएं, ताकि उनकी यात्रा पूरी तरह सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक बन सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। श्रावण माह में सोमवार का दिन विशेष महत्व रखता है। सोमवार को शिव उपासना की कृपा प्राप्त का द्वार माना जाता है, जो देवों के देव भी हैं और महादेव अर्थात भगवान शिव है। हालांकि वर्ष में प्रत्येक महीने शिव उपासना किसी न किसी रूप में चलती ही रहती है, लेकिन पूरा श्रावण का महीना शिव उपासना का ही महीना कहलाता है। आइए देखते हैं पूरी खबर। श्रावण मास में आशुतोष भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। जो प्रतिदिन पूजन न कर सके उन्हें सोमवार को शिव पूजा अवश्य करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। सोमवार भगवान शंकर का प्रिय दिन है, अतः सोमवार को शिव आराधना करना चाहिए। मासों में श्रावण मास भगवान शंकर को विशेष प्रिय है और इस मास में भी सोमवार उन्हें अधिक प्रिय है। वैसे श्रावण मास में प्रतिदिन शिव उपासना का विधान है। श्रावण में पार्थिव शिव पूजा अर्थात पवित्र मिट्टी से शिवलिंग स्थापित कर उन पर विधिवत पूजन का विशेष महत्व है। अतः प्रतिदिन अथवा प्रति सोमवार तथा प्रदोष को शिव पूजा या पार्थिव शिव पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज सावन का पहला सोमवार है। इस बार ना 4 सोमवार पड़ रहे हैं सावन महीना में। हम सावन महीना को बहुत इससे मानते हैं और पहली पूजा हम लोग से मंदिर में पूजा करने आए हैं। बहुत श्रद्धा से पूजा होती है, उपवास रहते हैं और भोलेनाथ की महिमा का क्या बखान करें। भोले बाबा के लिए रखे हैं। आप भी रखते हैं? हर साल रखते हैं? हाँ, हर साल रखते हैं। श्रावण मास में जितने भी सोमवार पड़ते हैं उन सब में शिव जी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में प्रातः गंगा स्नान, अन्यथा किसी पवित्र नदी या सरोवर में अथवा विधि पूर्वक घर पर ही स्नान करके शिव मंदिर में जाकर स्थापित शिवलिंग का या अपने घर में पार्थिव मूर्ति बनाकर यथाविधि षोडशोपचार पूजन किया जाता है। यथा संभव विद्वान आचार्यों से रुद्राभिषेक पूजन किया जाता है।
सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही भक्त हाथों में महादेव की पूजन सामग्री लिए मंदिरों में पहुंचते रहे और पूजा अभिषेक के माध्यम से उनका स्मरण कर आशीर्वाद प्राप्त करते नजर आए। इस दौरान सावन सोमवार के महत्व को भी यहाँ बताया गया। कि श्रावण में महत्व ये है कि माँ भगवती बहुत भोलेनाथ की पूजा किए, वर मांगे उनसे कि यही भोलेनाथ ही मेरा पति हो, ऐसा करके बहुत तपस्या की। और उसके बाद यही श्रावणी मास में ही माँ भगवती की भोलेनाथ के साथ में शादी भी हुई। यही इनका महत्व है। और कई एक उसमें ये भी बताते हैं कि इसी समय श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें जो विष निकला था तो सभी देव के हितवर थे, सबको बचाने के नाम से भोलेनाथ अपना विष को स्वतः ही ग्रहण कर लिए। तो जब ज़्यादा गर्मी पड़ा तो सभी देवताओं भोलेनाथ में अत्यंत जल चढ़ाने लगे। यही इनका महत्व है। इस बार कितना सोमवार पड़ रहा है? इसमें माने इस बार 4 सोमवार पड़ रहा है। ये पहला सोमवार है जिसमें बहुत सुंदर पूजा अर्चना किए हैं विधि विधान से, और लोग आते जा रहे हैं पूजा करने के लिए। भगवान श्रावण मास में शिव महापुराण कथा सुनने का विशेष महत्व है। पूजन के पश्चात संत एवं विद्वानों को भोजन कराकर एक बार ही भोजन करने का विधान है। सावन का ये महीना पूरे रूप से भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। यही वजह है कि पूरे महीने भर लोग महादेव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैसे भी सावन का महीना हरियाली के तौर पर जाना जाता है और इस पूरे महीने लोग भक्ति भाव और आराधना में लीन रहते हैं। सावन के पहले सोमवार को जिस तरह से शिवालय में भक्तों की भीड़ देखी गई, वह दर्शाता है कि आज भी भारत में धार्मिक आस्था का महत्व जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ रश्मि दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में मकान की खरीदी बिक्री के नाम पर करीब 19,30,000 रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खरीदार का आरोप है कि जिस मकान और जमीन को उसने पूरी रकम चुकाकर खरीदा, वो पहले से ही बैंक में बंधक थी। रजिस्ट्री के बाद जब बैंक ने संपत्ति पर नोटिस चस्पा की, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। शिकायत के आधार पर सकरी पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। शिकायतकर्ता जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सीलादेही निवासी देव नारायण तिवारी के मुताबिक उन्होंने बिलासपुर के घूरो स्थित सिद्धि विनायक कॉलोनी में मकान और जमीन का सौदा 19,30,000 रुपए में किया था। ये सौदा मकान मालिक उमेशिया बाई साहू की ओर से मुख्तियारकर्ता लक्ष्मी प्रसाद पाठक के माध्यम से हुआ। 31 मार्च 2023 को अलग अलग चेक और नगद राशि के जरिए पूरी रकम का भुगतान किया गया और विधिवत रजिस्ट्री के बाद मकान का कब्जा भी उन्हें सौंप दिया गया। खरीदार को उस समय ये जानकारी नहीं दी गई कि संपत्ति पहले से बैंक में बंधक रखी जा चुकी है। सकरी थाने का मामला है जिसमें आवेदक गुरु के रहने वाले देव नारायण तिवारी हैं और ये इन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी लक्ष्मी प्रसाद पाठक से, जिसको उन्होंने 19 लाख रुपए में खरीदा था। बाद में पता चला कि ज़मीन बैंक में बंधक है और ये बात छुपाते हुए जो अनावेदक आरोपी है उसने ये ज़मीन की बिक्री की थी। तो उपयुक्त मामले पे थाना सकरी में ठगी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र विवेचना करके चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा। कुछ समय बाद जना स्मॉल फाइनेंस कंपनी की ओर से मकान पर नोटिस चस्पा किए जाने के बाद खरीदार को पता चला कि संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर ऋण लिया गया था। आरोप है कि बिना बैंक की अनापत्ति एनओसी लिए ही संपत्ति की बिक्री कर दी गई और बंधक होने का तथ्य जानबूझकर छिपाया गया। शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर सकरी पुलिस ने मुख्तियारकर्ता लक्ष्मी प्रसाद पाठक, उमेशिया बाई साहू और रामेश्वर साहू के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। जांच के बाद मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जन न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।